ऑफ फिनॉल एक्चुअल में स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं फिनॉल्स में, वो एक्चुअल में आपके 3 रीजंस की वजह से देखो हो सकती हैं। पहला, जैसे अल्कोहल में होता था सेम टू सेम वैसा ही अगर फिनॉल में आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा तो वो एक रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा इस रीज़न की वजह से हो सकता है कि अगर मान लेते हैं ये जो आपकी रिंग है यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है और अगर यहाँ से बॉन्ड टूटा तो। और तीसरा जो रिएक्शन होता है वो ये कि आपका जो ग्रुप है OH वो वैसे का वैसे ही रहेगा, बट बेंजीन रिंग में एक्चुअल में कोई दूसरा ग्रुप आके वहाँ पे सब्सटीट्यूट होगा करके। ठीक है, तो इसमें से जो मैंने तुम्हें तीसरा बताया है, ये तीसरा वाला पार्ट एक्चुअल में तुम लोगों के बोर्ड्स के सिलेबस में है, बाकी के 2 पार्ट्स तुम लोगों के बोर्ड्स में नहीं है। तो ये वाले पार्ट और इस वाले वीडियो बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में तुम इग्नोर कर सकते हो करके उसको। ठीक है, कि वो देखना है तो देखो, अदरवाइज वो वाली पार्ट इग्नोर के लिए एकदम एलिजिबल है। ठीक है, तो अभी हम लोग हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखो जरा थर्ड पार्ट एक्चुअली है क्या। सबसे पहले तो हमको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ जाननी है, वो ये कि जो आपका बेंजीन रिंग में जब OH लगाते हो, यानी कि मैं बात कर रही हूँ फिनॉल की, तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास OH होता है ना, यहाँ पे जो ये OH, इस OH के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे अगर हम लोग ने अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर जब पढ़े थे तो मैंने उसमें बताया था कि जो ग्रुप लगाया है नोन एज क्लोरीन, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है नेचर में। तो वैसे ही यहाँ पे जो तुमने ग्रुप लगाया है ये ग्रुप भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, ये एक बात याद रखना। दूसरा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे ये +R इफेक्ट शो करता है, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये रिंग को डोनेट करता है। इस डोनेशन की वजह से जो आपकी रिंग है वो बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारी रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो ऐसे केस में मैं रिंग के ऊपर किसका अटैक ज़्यादा इजीली करवा पाऊंगी, इलेक्ट्रोफाइल का कि न्यूक्लियोफाइल का? ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग तुम कह सकते हो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, लेकिन एक्टिवेटिंग ग्रुप किसके प्रति है वो बात भी तो करनी पड़ेगी। या क्या ये न्यूक्लियोफाइल के प्रति बहुत इलेक्ट्रो मतलब एक्टिवेटिंग है क्या? नहीं, ये एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल के प्रति एक्टिवेटिंग है क्या? नहीं, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप उस रिंग को एक्टिवेट कर देता है फॉर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। राइट, अच्छा, अब यहाँ पे एक खास बात और है इस रिएक्शन की। वो खास बात ये है कि जो तुम्हारा ये फिनॉल है, वैसे मैंने एसिडिटी वाले पार्ट में इस चीज़ को बताया था कि फिनॉल ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, मतलब फिनॉल का जो दूसरा फॉर्म होता है दैट इज़ दी फिनॉक्साइड, जब ये अपने अंदर से H+ लूज़ कर देता है तो H+ लूज़ करने के बाद ये जो चीज़ क्रिएट होती है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा बेटर तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई चार्ज सेपरेशन नहीं देखने को मिलता है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। एसिडिटी वाले पार्ट में मैं चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो फिनॉल का, तो फिनॉल में एक्चुअल में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि फिनॉल में आपको 4 सेपरेशन देखने को मिलता है। तो देयरफॉर फिनॉल वर्सेस फिनॉक्साइड आयन का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बेटर है। अब साथ ही साथ में जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। किस चीज़ को डोनेट कर सकता है? वो रिंग को, एज कंपेयर टू तुम्हारे पास फिनॉल की रिंग। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, इसे फोकस करो कि फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा ईजीली क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग को डोनेट कर देता है। ठीक है, किसके कंपेयर में? आपके फिनॉल के कंपेयर में। देयरफॉर इस क्वेश्चन में हम लोग जब जब किसी स्टेज में फिनॉक्साइड आयन क्रिएट करेंगे तो फिनॉक्साइड आयन उस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से
आपका जो वीक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ना, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल्स, वो तक फिनॉल के साथ रिएक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है कोल्बे सिंथेसिस करके, ठीक है, वो वाला पार्ट हम लोगों को जानना है। बट वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो उस वक्त इस वाली चीज़ को हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ से जो तुम्हारे को याद करने लायक पॉइंट है, वो पॉइंट है ये कि फिनॉल क्या करता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, प्लस आर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। जब हम लोगों ने एक्चुअली आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीखा था, तो हमने किसके साथ सीखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? बेंजीन रिंग के साथ। तो अगर मैं कंपेयर करूं एक फिनॉल को और अगर मैं कंपेयर करूं आपकी बेंजीन रिंग को, तो बेंजीन रिंग में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन देने वाला उसे कोई नहीं था। जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के पास उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है सो है, उसे बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर रहा था। बट फिनॉल के केस में पाई इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास बेंजीन रिंग वाले है ही है, साथ ही साथ में उसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है आपका OH ग्रुप। तो ऐसे केस में अगर मैं पूछूंगी कि इन दोनों में से कौन सी वाली सिस्टम आपकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो हमारा ये वाला सिस्टम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि ये वाला सिस्टम तुम्हारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। देयरफॉर, ठीक है, आप ये कह सकते हो करके कि ये वाला जो फिनॉल है वो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करने वाला है। अच्छा, और इसके अलावा क्या कोई और पॉइंट्स भी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली, बट वो चीज़ हम लोग रिएक्शंस के साथ साथ समझते जाते हैं। तो तुमने कितने टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी हैं? ठीक है, जो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं वो एक्चुअल में रहती है हेलोजिनेशन, बराबर। सबसे पहले हम लोग हेलोजिनेशन पढ़ते हैं। अब इस हेलोजिनेशन में हम ज़्यादा बेटर तरीके से या कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलरली हम ब्रोमिनेशन पढ़ने वाले हैं। तुम याद करो, जब हम लोग बेंजीन रिंग में, सिर्फ बेंजीन रिंग में ब्रोमिनेशन करवाते थे, तो उस वक्त तो हम लोगों ने क्या क्या लेते थे? हम लोग Br2 लेते थे, जो कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम करता था, और उसके साथ में एक लुइस एसिड लेते थे, लेट्स से आपका AlCl3 FeBr3 वगैरह वगैरह, या BF3। क्यों लेते थे उन्हें लुइस एसिड्स? बिकॉज वो लुइस एसिड्स इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन को फैसिलिटेट करते थे। इलेक्ट्रोफाइल इजीली जनरेट हो पाता था, और जितना आसानी से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो पाएगा, ऑब्वियस है कि तभी वो आपकी रिंग पे जाके अटैच होगा, ठीक है। बट जब हम लोग फिनॉल में ब्रोमिनेशन करने आएंगे, तो यहाँ पर जब हम लोगों को ब्रोमिनेशन करनी है, तो हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार के लुइस एसिड की नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि फिनॉल वाली रिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होती है OH की वजह से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही इजीली हो जाता है। सो वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ लुइस एसिड फॉर दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अगर आप Br2 के प्रेजेंस में भी कराओगे तो ये हो जाती है। अब इस रिएक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब तुम साइड देखोगे कि जब तुम Br2 को, ऑब्वियस है कि किसी ना किसी सॉल्वेंट में उसको यूज़ करोगे, तो अगर मैं Br2 को आइदर वाटर या फिर आप कह सकते हो एसिटिक एसिड, इन दोनों में से अगर मैं कोई एक सॉल्वेंट लूँ और साथ में Br2 लूँ, और मैं कह रही हूँ कि मुझे ब्रोमिनेशन करना है, तो जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पास जो पोजीशंस होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वो होती है ऑर्थो पोजीशंस और वो होती है पैरा पोजीशन, राइट। तो यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि या तो किसी ऑर्थो पैरा या तो किसी ऑर्थो पोजीशन पे जाके ब्रोमीन लगेगा, या तो किसी पैरा पोजीशन पे। लेकिन जब आप Br2 को H2O के साथ या फिर एसिटिक एसिड के साथ यूज़ करते हो, तो टोटल आपके पास जो 3 पोजीशंस हैं, यानी कि 2 ऑर्थो और 1 पैरा, तीनों पोजीशन पे जाकर तुम्हारा ब्रोमीन इस तरीके से अटैच हो जाता है, ये बना लेता है इस तरीके का प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमको मिलता है अगर हम लोग Br2 को वाटर के साथ या फिर एसिटिक एसिड के साथ यूज़ करवाते हैं तो, ठीक है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल याद रखना। यहाँ पे जो मैंने तुम्हें
लिया है सॉल्वेंट, ये एक्चुअल में सॉल्वेंट कैसा सॉल्वेंट है, ये पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तुम्हें कई बार ये चीज़ ऐसी भी लिख के आ सकती है कि अगर फिनॉल को हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ब्रोमीन वाटर मतलब ये कॉम्बिनेशन। या फिर ऐसा भी लिख के आ सकता है कि Br2 को ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो एग्जैक्टली वो इसी चीज़ की बात कर रहा है। लेकिन अगर इसी फिनॉल को मैं पोलर सॉल्वेंट देने के बजाय अगर मैं इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट दूँ, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब वी कैन यूज Br2 के साथ साथ CHCl वाला एक सॉल्वेंट ये वाला पे ले सकते हैं, या फिर जो तुम्हें बुक्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा Br2 के साथ हम लोग ले सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CH2। ठीक है, लेकिन बस इस रिएक्शन को फिर हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे करवाना पड़ता है। और ये जो सॉल्वेंट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये सॉल्वेंट आपके कैसे रहते हैं, नॉन पोलर रहते हैं, राइट। ये सॉल्वेंट कैसे आपके नॉन पोलर। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है ना, एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट बनता है। OH के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजिशन होती है वहाँ पे एक ब्रोमीन लगा लो, तुम लेफ्ट या राइट दोनों में से कहीं पर भी लगा लो। प्लस साथ ही साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है इस OH के रिस्पेक्ट में जो आपकी पैरा पोजिशन पे Br लगा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ 2 प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। बस तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में जो आपको मेजर प्रोडक्ट रहता है वो एक्चुअल में ये पैरा वाला रहता है। ये कुछ डाटा है जो हमको याद करना पड़ता है। ठीक है, प्लस बाय प्रोडक्ट के बारे में क्या, तो मेरे हिसाब से अब तक तुम्हें ये चीज़ याद हो जानी चाहिए करके कि जब जब हम किसी भी बेंजीन या एरोमेटिक रिंग पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो उस चीज़ की थर्ड स्टेप में बाहर क्या निकलता है। देखो, पहली स्टेप क्या होती है, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी स्टेप क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और तीसरी स्टेप क्या होती है, रिमूवल ऑफ H, राइट। तो अभी तीसरी स्टेप में H निकलता है और Br2 में से जो एक Br है वो Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट करता है और Br निगेटिव जिसे हम लुईस एसिड के साथ बांध के रखते थे। तो यानी कि इस क्वेश्चन का बाय प्रोडक्ट बनता है HBr। ऑब्वियस है कि 2 टाइम्स बना होगा करके, उस पर हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों के हेलोजिनेशन में पहला कैटेगरी, दैट इज ब्रोमिनेशन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है जिस नोट को तुम्हें एकदम अपने दिमाग में फिट करके रखना है, वो ये है कि क्या हम लोग फिनॉल को क्लोरीनेशन करवा सकते हैं क्या। तो एक्चुअल में अगर तुम बोलोगे कि तुम्हारे पास इस तरीके से एक फिनॉल है और फिनॉल में मैंने तुमसे कहा कि क्लोरीनेशन करने के लिए Cl2 प्लस FeCl3 अपन यूज़ करते हैं, और अगर मैं तुमसे कहूँगी कि प्रोडक्ट बनेगा तो एक्चुअल में फिनॉल्स क्लोरीनेशन शो नहीं करते। ठीक है, ठीक है, फिनॉल्स आपके क्लोरीनेशन शो नहीं करते, बल्कि यहाँ पे अगर तुम क्लोरीनेशन यानी कि अगर यहाँ पे तुम Cl2 यूज़ करोगे तो Cl2 की वजह से इस रिंग जो है वो आपकी अंडरगो ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करने लगेगी। तो एक्चुअल में तुम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई प्रोडक्ट बनेगा तो रियलिटी में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो अभी अगर मान लेते फिर भी मुझे फिनॉल वाले में एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि ये कुछ बने, तो ऐसा मैं कैसे बनाऊंगी, ये चीज़ हम कैसे बनाएंगे 2,4 डाइक्लोरोबेंजीन इस रास्ते से जाकर, यानी कि डायरेक्ट क्लोरीनेशन करके तो हम ये चीज़ अचीव कर नहीं सकते। फिर क्या तरीका है, तरीका बहुत ही सिंपल है कि इसके लिए हम लोग फिर एक ऑल्टरनेटिव पाथवे चूज़ करते हैं। ऑल्टरनेटिव पाथवे देखो इसका क्या है कि आप एक्चुअल में स्टार्टिंग मटेरियल फिनॉल लेते ही नहीं हो, आप स्टार्टिंग मटेरियल ले लेते हो एक सादी सी बेंजीन। उस सादी सी बेंजीन को अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें इसका क्लोरीनेशन करवाना है तो इस चीज़ का क्लोरीनेशन करवाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके का हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। पहला यहाँ पे एक क्लोरीन, ये एक ऑल्टरनेटिव पाथवे, बस तुम्हें याद रखना है, मैकेनिज्म वगैरह से इसका कोई वास्ता नहीं है। और फिर बाद में तुम इसमें OH निगेटिव डालो तो एक्वस NaOH, मतलब मेरे कहने का मतलब है, तो क्या होगा NaCl बाहर चला जाएगा और आपको ऊपर वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कल को तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा भी क्रिएट हो सकता है करके, ऑब्वियस है ये पार्ट बोर्ड्स में नहीं आएगा क्लोरीनेशन वाला, कि ये वाली मेथड और ये वाली मेथड में से आपको क्या लगता है कि कौन सी मेथड सही है।
तो तुम्हें याद रखना है कि ये टॉप वाली मेथड गलत है, क्योंकि उस मेथड से एक्चुअल में आपका रिंग ऑक्सीडेशन के लिए ज़्यादा सस्पेक्टेबल रहती है। ठीक है, डन। तो ये हो गया हम लोगों के हैलोजिनेशंस के ऊपर की बातचीत। फिर हमने क्या हैलोजिनेशंस के बाद भी कुछ पढ़ा था क्या वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो हाँ, हम लोगों ने वहाँ पे और भी टॉपिक्स पढ़े हैं। तो दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम वहाँ पे पढ़ते हैं वो रहती है एक्चुअल में आपका एक नाइट्रेशन पढ़ते हो। ठीक है, साथ ही साथ में वहाँ पे सल्फोनेशन भी पढ़ते हो। तो हम लोग पहले एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं हम लोगों के नेक्स्ट टॉपिक से। वो अच्छा, एक काम करो, नेक्स्ट टॉपिक का करने से पहले ये एक इलस्ट्रेशन ले लो। ये इलस्ट्रेशन एक अच्छा खासा है। जैसे मान लेते हैं तुम्हें यहाँ पे, एक मिनट, ये पीएच है, यहाँ पे सीएच मैंने कनेक्ट कर दिया। फिर एक और बेंजीन रिंग यहाँ पर है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे अच्छा यहाँ CH3 नहीं, यहाँ OH करो, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे अभी आपके पास यहाँ एक और CH3 है। मैंने तुमसे कहा इसमें Br2/CCl4 डालो। तो देखो साथ साथ समझ में आ रहा है कि Br2CCl4 मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो एटलीस्ट एक ही रिंग पे 3 ब्रोमीन लगने वाला केस तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एक ही ब्रोमीन लगता है और उसमें भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, पैरा वाला। तो ऐसे में अब मैं बोलूँगी कि मुझे इसका प्रोडक्ट लिखना है। तो इस चीज़ का प्रोडक्ट अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिसाइड करूं, तो एक्चुअल में देखो इस पूरे सिस्टम में आपको पहले अपना मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना होता है। जैसे वी नो दैट कि OH भी रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वाया रेजोनेंस, और जो CH3 है वो भी कॉन्जुगेशन के वाया रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बट किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा इफेक्टिव है ये देखा करो। अगर रिंग में एक ही वक्त पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद हैं, तो तुम्हें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि बिटवीन दैट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और बिटवीन देन 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन ज़्यादा पावरफुल है। सो वी नो दैट कि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वाया रेजोनेंस, सॉरी वाया आपके कॉन्जुगेशन, एंड OH इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वाया रेजोनेंस। तो कौन सा वाला इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, OH। ठीक है, तो OH के रिस्पेक्ट की पैरा पोजिशन देखनी है। तो देखो जरा OH के रिस्पेक्ट की पैरा पोजिशन कौन है, ये होगी OH के रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन। तो इस चीज़ का जो आंसर क्रिएट होगा वो क्या होगा, PH, फिर यहाँ रहेगा CH2, फिर यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग, ये CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आ गया आपका क्या कहते हैं, Br। समझ रहे हो। लेकिन मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन कि अगर आपके क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में OH ही नहीं होता। अगर OH नहीं होता तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता, CH3 होता। तो इस CH3 के रिस्पेक्ट में तुम पैरा पोजिशन चेक करो, तो ये तो ऑक्यूपाइड है। इस CH3 के पैरा पोजिशन के देखो कौन है, फिर वो ये है। तो एक्चुअल में यहाँ पे फिर ब्रोमीन लग रहा होता। ठीक है, बट इन दोनों में से कौन ज़्यादा एक्टिवेटिंग है, बेंजीन रिंग को कौन ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है, वो है आपका OH। तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक तो देखो जो हम लोग लेते हैं वो रहते हैं नाइट्रेशन। थोड़ा सा अगर नाइट्रेशन को तुम अपने भूतकाल में जाओगे और नाइट्रेशन को याद करने की कोशिश करोगे, तो नाइट्रेशन एक्चुअली में हम लोग कैसे करवाते थे, हम मिक्सचर यूज़ करते थे, हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज़ करते थे। व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कंसनट्रेटेड HNO3 का 1 मोल और कंसनट्रेटेड H2SO4 का 1 मोल, इन दोनों के बीच की रिएक्शन को हम लोग नाइट्रेशन कहते थे, राइट। फिर एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट पे लगता था NO2 ग्रुप और एक बार लगता था पैरा प्रोडक्ट पे। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो हमारी फिनॉल है, इस फिनॉल का हम लोग अभी नाइट्रेशन ही कराने वाले हैं। बट एक्चुअली यहाँ पे नाइट्रेशन करवाने के, यानी कि NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहला, अगर मैं सिंपली फिनॉल में कंसनट्रेटेड HNO3 डाल देती हूँ तो क्या होगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने फिनॉल में कंसनट्रेटेड HNO3 डाला तो आपके यहाँ पे ऊपर में OH आ जाएगा और दो ऑर्थो पोजिशंस, उन दोनों ऑर्थो पोजिशंस पे NO2 लगेगा, ऊपर वाले Br के जैसे, और नीचे वाले पैरा पोजिशन पे भी NO2 लगेगा। यानी कि यहाँ से क्या क्रिएट हो रहा है, एक तरीके से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिस चीज़ का नाम बहुत ही फेमस है, दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड, राइट। ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, आपकी
पिक्रिक एसिड कहलाती है। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर लेकिन मान लेते हैं कि मैंने कंसनट्रेटेड HNO3 यूज़ नहीं किया, मैंने मेरे रिएक्शन में डाइल्यूट HNO3 यूज़ किया। तो डाइल्यूट HNO3 यूज़ करने से क्या होगा, ठीक है, मतलब कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ तुम्हें ऑब्लिक में H2SO4 भी दिखा सकता है वो। तो अगर मैं डाइल्यूट HNO3 यूज़ करूँगी तो क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, जैसा तुम उम्मीद कर रहे हो, एक बनेगा आपका ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा पैरा नाइट्रोफेनॉल। तो बोर्ड एग्जाम्स में कई बार ये चीज़ पूछी जाती है करके कि डाइल्यूट डालने पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है और पैरा डालने पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन तुम ये देखो कि जब मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ डाइल्यूट HNO3, तो अगर मेरे से कोई पूछेगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो हम लोगों ने कैसा ऊपर वाली स्टेप में जब हमने ब्रोमिनेशन करवाए थे तो मेजर प्रोडक्ट किसको लिखा था, मेजर प्रोडक्ट हमने लिखा था आपके पैरा पोजिशन को, राइट। बट एक्चुअल में यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होता है आपका ऑर्थो। इसका मैं जस्टिफिकेशन दे दूंगी कि क्यों ऐसा होता है। फिलहाल जो पार्ट चल रहा है पहले उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये पार्ट तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन है। लेकिन अब आते हैं, अगर मैं राइट साइड के पिक्रिक एसिड को देखूँ तो पहले तो एक बात याद रखना कि दोनों साइड, चाहे फिनॉल को में आप डाइल्यूट HNO3 डालो या चाहे फिनॉल में आप कंसनट्रेटेड HNO3 डालो, HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। वो ऑक्सीडेशन करवाता है। तो ऐसे केस में आपका जो फिनॉल है मतलब है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन भी करवा सकता है HNO3। तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे ये कहूँगी कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल बन रहा है प्लस यहाँ पे पैरानाइट्रोफेनॉल बन रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या दो ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो नहीं, यहाँ पे आपके कुछ ऑक्सीडेशन वाले प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। हम उन ऑक्सीडेशन वाले प्रोडक्ट को नहीं लिख रहे, प्लस यहाँ पे आपको बाय प्रोडक्ट भी मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अगर डाइल्यूट HNO3 ऑक्सीडेशन करवा सकता है तो ऑब्वियस है कि कंसनट्रेटेड HNO3 भी करवा सकता है। तो यहाँ पे भी तुम्हें कुछ पिक्रिक एसिड मिलेगा, साथ ही साथ में तुम्हें यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला भी प्रोडक्ट मिलेगा। तो तुम ऐसा देखो कि जो पिक्रिक एसिड हम यहाँ पे बनाए हैं इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट यूज़ अलग अलग लेवल पर है, अलग अलग चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं। तो दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ से जो पिक्रिक एसिड ऑब्टेन हो रहा है इसकी जो ईल्ड है वो बहुत ही कम है। अगर तुम चाहते हो कि पिक्रिक एसिड लार्ज क्वांटिटी में क्रिएट हो तो एक्चुअल में ये वाला जो पाथवे है कि फिनॉल का आप डायरेक्ट कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ नाइट्रेशन करवा दीजिए, ये तरीका गलत है, क्योंकि यहाँ से ईल्ड हमें लेस क्वांटिटी में ऑब्टेन हो रही है। तो फिर एक्चुअल में हम लोग अभी क्या करेंगे, तो एक्चुअल में हम इसमें फिर दूसरा पाथवे ढूंढते हैं। और दूसरा पाथवे देखो क्या है, दूसरा पाथवे इस तरीके से है कि जो यहाँ पे आपको फिनॉल दिख रहा है ना, इस फिनॉल में पहले हम लोग डालते हैं आपका फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने तुम्हें आई थिंक कुछ दिनों पहले के ही वीडियो में बताया था कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या फिर जो तुम्हारा ओलियम रहता है, ये दोनों के दोनों सेम ही काम करते हैं, ठीक है। ओलियम यानी कि H2S2O7, ठीक है। तो ये वाली चीज़ दोनों एक ही काम करते हैं। और ये रिंग में क्या करवा देंगे कि जहाँ पे तुम्हारे पास फिनॉल है वहाँ पे OH तो रहेगा, बट आपके जो ऑर्थो पोजिशन है उस ऑर्थो पोजिशन पे SO3H ग्रुप भी लग जाएगा और पैरा पोजिशन में भी SO3H ग्रुप लगेगा। फिर जब ये SO3H ग्रुप लग जाएगा तो इस SO3H ग्रुप को हम लोग फिर रिएजेंट डालकर पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट डालते हैं, अब यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग कंसनट्रेटेड HNO3, ये वाली चीज़ होगी। तो ये वाला जो पाथवे आप यूज़ करोगे यहाँ से आपको बेटर ईल्ड मिलेगी एज कम्पेयर टू अगर तुमने डायरेक्ट उस चीज़ का कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ क्या करवा दिया, मतलब करवा दिया उसकी रिएक्शन। तो ऐसा क्यों हम ऊपर वाले पाथवे को बेकार पाथवे कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ये HNO3 है ना, ये HNO3 तुम्हारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो वहाँ पे आपके ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट भी बनाता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, ये एक्चुअल में आपके बोर्ड्स में भी है। ये देखो ये इस तरीके से कुछ दिखता है, एक मिनट में थोड़ा क्लियर बना लेती हूँ, ठीक है। ये ऐसा दिखता है, ये जैसे यहाँ पे रिंग रहती है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, शायद तुम्हें इसका नाम याद आ रहा होगा, बेंजोक्विनोन, ठीक है। ये कौन है तुम लोगों का, बेंजोक्विनोन। तो अब ऐसे में हम लोगों को ईल्ड कम मिलती है,
तो इसीलिए हम लोगों ने पाथ आपका दूसरा वाला चूज़ किया है। तो ऐसे केस में फिर हम लोगों को वहाँ पे ऑक्सीडेशन से हम बच जाते हैं और पिक्रिक एसिड हमें ऑलमोस्ट 100% ईल्ड में मिलता है। और उसके बाद आप यहाँ पे उसको कंसनट्रेटेड HNO3 कर दो तो वहाँ से आपको प्रोडक्ट कैसा मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें सिर्फ यही एक तकलीफ नहीं है कि नाइट्रेशन में कि ईल्ड कम मिल रही है, एक दिक्कत यहाँ पे और होती है। दिक्कत ये होती है कि जो तुम्हारा OH ग्रुप है, अगर तुम उसमें जैसे डाइल्यूट HNO3 डाले हो तो डाइल्यूट HNO3 जो है वो क्या करता है, अपने वहाँ से HNO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, यानी कि देखो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। 2 मिनट। अब अगर अपन ने डाइल्यूट HNO3 डाला है तो यहाँ पे एक दिक्कत यहाँ पे तुम्हें और देखने को मिलती है कि आपका स्मॉल मतलब जो थोड़ा सा आपका जो फिनॉल है उस फिनॉल को हम ऑक्सीडाइज करवा कर जो तुम्हारा HNO3 है वो इस तरीके की कुछ रिएक्शन करता है कि HNO2 प्लस HNO3। अब हम जानते हैं कि HNO3 अपने अंदर से नाइट्रेट आयन क्रिएट करेगा NO3 नेगेटिव और H प्लस आयन रिलीज़ करेगा। फिर वो जो H प्लस आयन रिलीज होंगे वो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन क्रिएट करेंगे और यहाँ से क्रिएट होगा नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या क्रिएट हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम आयन। फिर ये नाइट्रोसोनियम आयन क्योंकि खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है तो ऐसे केस में अब ये जो बेंजीन रिंग है मतलब ये जो OH है, इस OH पे आपका कौन सा वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है। ठीक है, और कहाँ का ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा पैरा पोजीशन पे। तुम्हें अभी लगेगा कि ऊपर मैं तो ऑर्थो को मेजर बोल रही थी, यहाँ इसको मेजर बोल रही हूँ, तो अभी समझ जाओगे इसी के बाद तुम लोग कि क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ। फिर उसके बाद अब ये HNO3 को रिएक्शन को यहीं छोड़ देना चाहिए था, तो ये रिएक्शन को वहाँ नहीं छोड़ता है। HNO3 क्योंकि एक फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अगेन वो NO को ऑक्सीडाइज कर देता है और उसे कन्वर्ट कर देता है NO2 में। यानी कि घूम फिर के आखिर बना आपका और पैरा नाइट्रोफेनॉल ही, बट ये इस तरीके से भी ये रिएक्शन जा सकती है करके। ठीक है, अच्छा अभी ऊपर वाले केस में मैंने इस ऑर्थो वाले प्रोडक्ट को मेजर क्यों कहा है, तो तुम ये देखो कि जो ऊपर वाली सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके की है। तुम्हारे पास यहाँ पे लगा हुआ है ये रिंग और यहाँ पे ऊपर में है ऑक्सीजन और ये H। तो देखो ये एक फॉन वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन पे लगा है इस तरीके से आपका ये एक ग्रुप नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है इनके बीच में बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने आपस में क्या बना ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यानी कि अगर तुम ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल को देखोगे तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल ने खुद के अंदर ही अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर ली। लेकिन अगर मैं पैरानाइट्रोफेनॉल की बातचीत करूं तो होता कैसा है कि पैरानाइट्रोफेनॉल में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, वो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है क्योंकि उसका OH और जो NO2 ग्रुप है वो दूर दूर है। तो ऐसे में फिर वो क्या करता है, वो ये करता है कि फिनॉल का एक सराउंडिंग में एक दूसरा मॉलिक्यूल भी तो होगा ना, तो वो एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है उस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, राइट। तो इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तुम अब ये देखो, जब मैंने तुम्हें प्रीवियस चैप्टर में ये कंसेप्ट सिखाया था बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट में मैंने तुम्हें क्या बताया था करके कि आपको दो मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस जो उनके बीच में होते हैं उससे उनको अलग करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक फिनॉल और दूसरे फिनॉल मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर मतलब वैन डर वाल फोर्सेस तो थे ही थे, वो नहीं होंगे इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपके पैरा वाले केस में उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना ली। तो अगर उन लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली है तो ऐसे में अगर तुम अभी हीट सप्लाई करोगे तो होगा क्या कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का आपको वैन डर वाल फोर्स भी तोड़ना पड़ेगा प्लस आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो तुम्हें इसे वैन डर वाल फोर्स से ओवरकम होना पड़ता, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वैन डर वाल फोर्सेस को भी ओवरकम करना पड़ रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी। तो इसीलिए जो तुम्हारा पैरानाइट्रोफेनॉल होता है
इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ठीक है, मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, तो नहीं, दोनों का सेम नहीं होता है। पैरा का ज़्यादा होता है, ऑर्थो का कम होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट को एक्चुअल में दो मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड से मतलब है। ठीक है, और ऑर्थो में तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लिया होता है, तो उनके बीच में वहां पे सिर्फ और सिर्फ वैंडरवाल फोर्स होता है। लेकिन जब तुम पैरा की बात करते हो तो वैंडरवाल फोर्स भी होता है, प्लस वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो ऐसे केस में जो पैरानाइट्रोफेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, और जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो क्योंकि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है, तो अगर मान लेते हैं किसी रिएक्शन में ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इन दोनों प्रोडक्ट को आपस में सेपरेट करना है, तो सेपरेशन करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं, दैट टेक्निक इज नोन एज व्हाट, स्टीम डिस्टिलेशन। तो जब मैं नीचे से एनर्जी प्रोवाइड करूंगी, तो जो आपका ऑर्थो आइसोमर है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो फटाफट स्टीम हो जाएगा। ठीक है, वो जल्दी जल्दी वोलेटाइल है। ठीक है, ये ज़्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब इसके वेपर्स जल्दी क्रिएट होंगे, इसके वेपर्स निकल जाएंगे बाहर, और पीछे आपके वेपर्स छूट जाएंगे पैरा वाले के। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कैसा भी, कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का और पैरानाइट्रोफेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो, या फिर उनकी वॉलेटिलिटी कंपेयर करो, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन साइक्लिक नेचर का है, तो साइक्लिक नेचर का ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है। और फिर कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, तो स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे, इस प्रकार के कुछ सवाल। तो यहाँ पे हमने अभी नाइट्रेशन वाला पार्ट फिनिश किया। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, दैट नेक्स्ट पार्ट इज आपका सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन का मतलब हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग में SO3H को लगाना, SO3H के ग्रुप को लगाना इज नोन एज सल्फोनेशन। बट फिनॉल के केस में ये सल्फोनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। वो इसीलिए क्योंकि देखो, बेंजीन रिंग जैसे कि फिनॉल है, फिनॉल में अगर मैंने सल्फोनेशन किया, हमें पता है सल्फोनेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं, पढ़ा है ऑलरेडी हमने। अब यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 को अगर तुम 25 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ से मैं जानती हूँ कि दोनों प्रोडक्ट बनेगा। आपका एक प्रोडक्ट बनेगा जब SO3H ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पे है, एक प्रोडक्ट तब बनेगा जब आपका SO3H ग्रुप पैरा पोजिशन पे। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ कर रहे हो तो भी यही होने वाला है, एक प्रोडक्ट आपका ऑर्थो का बनेगा और एक प्रोडक्ट बनेगा आपका पैरा का। तो एक डाउट यहाँ से क्रिएट होगा कि जब दोनों जगह सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है तो टेम्परेचर का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे देखो, टेम्परेचर का मीनिंग ये है कि यहाँ पे क्वांटिटी, मतलब जो मेजर प्रोडक्ट है वो अलग बनता है। यानी कि जब आप 25 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हो, तो एक्चुअल में आपका जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो रहता है ऑर्थो आइसोमर, और जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं तो एक्चुअल में हमारा मेजर प्रोडक्ट रहता है पैरा आइसोमर। अब इसका तुम कह सकते हो, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी नहीं होती, तो एक्चुअली वो प्रोडक्ट फेवरेबल क्वांटिटी में बनता है जो जल्दी बन सके। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है लोअर टेम्परेचर पे, ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट उसे हम लोग कहते हैं। लेकिन जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर हैं तो हमारे पास बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में एनर्जी है, तो ऐसे में वो प्रोडक्ट बनता है कि अभी जो थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल हो, ठीक है, जो थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड हो। तो यहाँ से ये वाला बनेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तो ये हो गया तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड को लेकर थोड़े बहुत प्रवचन। ठीक है, और ये बात बस याद रखना कि किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, इसमें गड़बड़ी मत कर देना। और इसके अलावा क्या फिनॉल्स और भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं क्या? तो हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इनमें और भी 2-3 टाइप की होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से मैं सिर्फ एक बता रही हूँ तुम्हें, जैसे कि 4th नंबर, ये बोर्ड्स में नहीं है जो उसका मैं बता रही हूँ। इसमें अगर मान लेते हैं तुमने यूज़ किया HNO2 नाइट्रस एसिड, बट एज वी नो कि नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है,
तो इसकी जगह पे तुम्हें ये भी देखने को मिल सकता है NaNO2 और कंसनट्रेटेड HCl का मिक्सचर, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी फिनॉल में जो पैरा पोजिशन है ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा NO। मैं ये नहीं कह रही कि ऑर्थो नहीं बनता, ठीक है, ऑर्थो भी बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ये वाला प्रोडक्ट कैसा रहता है, आपका माइनर रहता है। अब तुम्हें लगेगा कि ये माइनर क्यों है, क्योंकि तुम देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही ना, NO2 रहता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं क्रिएट हो रही। तो ऐसे केस में ये मेजर है, ये माइनर है। अब इस चीज़ का, लेकिन हाँ ये टॉटोमराइज हो सकते हैं ये दोनों प्रोडक्ट, और टॉटोमराइज होकर तुम्हें चीज़ कुछ इस तरीके से भी दिखेगी। यहाँ पे ये OH और ये डबल, मतलब एक मिनट, हाँ इसको मेरे को ठीक करने दो, मैंने जल्दी जल्दी, यहाँ डबल बॉन्ड O मतलब डबल बॉन्ड, फिर यहाँ एक डबल बॉन्ड और ये N और ये OH, ये इस तरीके से टॉटोमराइज हो जाएंगे। तो अब इसमें एक बात याद रखो, मैंने इस तरीके से बनाया इसको, इसमें कहीं पे भी नाइट्रिक एसिड यूज़ नहीं किया गया है। अगर मैं रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड यूज़ करूँगी ना तो देखो ये हो जाएगा, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, NO अटैच तो होगा लेकिन नाइट्रिक एसिड उसको वापस से ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा NO2 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे हम लोग और भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देखेंगे जो तुम्हारे इसमें होती है फिनॉल्स में, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नेम द रिएक्शंस हैं, जैसे कोल्बे सिंथेसिस एक है, रेमर टेमन्स एक करके आपकी एक और है। तो ये दोनों की दोनों ही रिएक्शन तुम लोगों के बोर्ड्स में है, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को तुम्हें सभी को देखना है, जो पार्ट बोर्ड्स में नहीं होगा वो मैं अलग से पहले ही स्टार्टिंग में कैसा बता दूंगी करके, ठीक है। तो बस इसमें एक चीज़ तुम्हें अच्छे से ख्याल रखनी है, एक एक पॉइंट्स क्या यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है वो थोड़ी अपनी बुद्धि भी चलाओ करके, ठीक है, उसमें कंप्लीटली डिपेंडेंट मत हो जाना करके, ठीक है।